अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आपने सोना नहीं है, चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। तो सबसे पहले तो अपना हाल चैट बॉक्स में बताएं कि क्या हाल है आपके, आप सब ठीक है? जल्दी से जल्दी से। ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गुड। तो सभी एक्टिव बैठे हुए हैं। तो आज का हमारा सेशन जो है वर्कशॉप, स्पोकन वर्कशॉप है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी करनी थी, वो इंशाल्लाह लास्ट में करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपना सेशन जो है आज का वो स्टार्ट करते हैं। ओके, ओवर टू यू मिस सुजिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो कल हमने जो है पढ़ा था ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताई थी कुछ चीज़ें, लाइक प्रेजेंटेशन क्या होती है, ओरल प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं, 4 मेथड से उसको डिलीवर करने के। मैन्युस्क्रिप्ट था, मेमोराइजेशन था, एक्सटेम्पोरेनेस था, इम्प्रॉम्प्टू था। और उसके अलावा जो है मैंने आपको ये भी बताया था कि आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन जो है किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम लोग इसको ऑनवर्ड्स जो है लेकर चलेंगे। यही कि हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिवली किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल इसलिए बस एक इंट्रो ही दिया था कि हम लोग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन किस तरह से अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंटेंट अंदर कैसे आपने पुट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, आपको नजर आ रहा होगा, कंपोज योर प्रेजेंटेशन विथ योर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। जाहिर सी बात है, आपने ऊपर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, पहला स्टेप ही आपका ये होता है कि आपने अपने टॉपिक को डिफाइन करना होता है, ठीक है। जो आपका पर्पस होता है, जो आपके थॉट्स और आइडियाज होते हैं, जो आपने प्रेजेंट करने होते हैं, आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। और उसके हवाले से आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अपने डिजाइन करने हैं और उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कि आप इस टॉपिक, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या क्या बताने वाले हैं, सही हो गया। और उसमें यही बात है कि आपने जो जो अपनी टॉपिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स थे आपने अपने डिजाइन किए थे, या आपने स्टार्ट में आपने बताए थे या प्रेजेंट किए थे, आपको अपना जो कंटेंट होगा उसी के हवाले से अपनी साइड प्रेजेंटेशन में आपने उसको कंपोज करना होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये नहीं होना चाहिए कि आपका टॉपिक कुछ और है और आप बात किसी और चीज के हवाले से कर रहे हैं, आपका आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं और आपका कंटेंट कुछ और कह रहा है। आपने ये बात नहीं करनी, आपने इन दोनों को आपस में सिंक्रोनाइज्ड रखना है। एक और चीज है, जब आप अपनी कंटेंट लिख रहे होंगे, एक तो रिटन कंटेंट होता है, उसके अलावा आप विजुअल एड्स भी ऐड करते हैं। विजुअल एड्स किस तरह से होते हैं उसमें कि पर्टिकुलरली इफ they will help you to be more persuasive, informative और convincing। ये किस तरह से हेल्प करते हैं कि आपने सुना होगा कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज के बराबर होती है। तो जो आप 1000 वर्ड्स बोल कर किसी को कोई बात समझाना चाह रहे होते हैं, वो अगर एक तस्वीर रिप्रेजेंट करने से आप उनको समझा सकें तो ज्यादा आसानी होती है, हमारे लिए ही कन्विंसिंग होता है। हम अगर, मैं फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो मैं साथ में आपको स्लाइड्स भी शो करवा रही हूँ, ठीक है। स्लाइड्स में शो करवा रही हूँ, आपके पास यहाँ पर रिटन कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ये एक विजुअल एड आ रही है मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान में। इसमें साथ में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं अपने हर स्लाइड में। अगर आप देखेंगे तो पिक्चर्स का हर टॉपिक के हवाले से, हर की पॉइंट के हवाले से एडेड हैं, ताकि आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने एक्चुअली बात किसके बारे में करनी है, ठीक है। पिक्चर देखकर आपको ज्यादा इजीली उस चीज को समझने में आसानी होगी। अच्छा, और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन विद योर विजुअल एड्स एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इफ योर प्रैक्टिस रन एक्सीड्स द टाइम लिमिट फॉर योर टॉक। कि अगर आप जो है, आप जो अपनी जो आप अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपने उस पर कंटेंट पुट किया है,
आपने तो उसमें विजुअल एड्स, उसमें ग्राफ्स आ सकते हैं, आप ग्राफ्स डाल सकते हैं अगर आप कोई रेट्स वगैरह बता रहे हैं किसी भी चीज के हवाले से। आप उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। आप और भी बहुत सारी ऐसी चीजें, आप उसमें एनिमेशंस भी डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान में। और उसमें ये होता है कि आपने उसके अपने विजुअल एड्स के को जब आपने प्रेजेंट करना है, एक्सप्लेन करना है सामने, तो आपने उसको कंसाइज रखना है। ये नहीं करना कि आपका जो मेन टॉपिक है वो उससे डेविएट हो जाए और आप अपनी पिक्चर को ही एक्सप्लेन करते रह जाएं। ठीक हो गया। इस चीज पर आपका खुद को कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स का मुराद है कि आपने एक दफा तो उसको जो है डिजाइन कर लिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी पूरी की पूरी प्रिपेयर कर ली, जो जो आपको चीजें अच्छी लगी आपने वो लगा ली और लिख भी दिया उसमें, बट आपने एज इट इज उसको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दे देना। आपने उसको पहले उसका एक ओवरव्यू लेना है, आपने उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है कि आया कि आपने अंदर जो कंटेंट अंदर लिखा है वो मुनासिब भी है, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन भी कर रहा है या नहीं, वो आपके टॉपिक को डिफाइन कर रहा है या नहीं। ठीक है। इस हवाले से आपकी जो कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स जो होंगी वो लाजमी होती हैं। तो इसके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं द इंट्रोडक्शन। अब हमारा क्या था, पहले कुछ पॉइंट से इफेक्टिव और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने की, पहले कुछ पॉइंट्स से स्टेप्स आप कह लें, फिर हमने देखा कंटेंट को हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। अब हम देखते हैं कि हमने जो इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर चीज को, हर प्रेजेंटेशन को, सेशन को, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन होता है, सॉरी छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है उसका। ठीक है। तो आपने अब देखना है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी उसका इंट्रोडक्शन किस चीज पर बेस करेगा। अब यहाँ पे द इंट्रोडक्शन शुड गेट द ऑडियंस अटेंशन। आपका इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, कि आप जो ऑडियंस है जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप ब्रीफ कर रहे हैं, या जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो जिनको आप लीड करना चाह रहे हैं, आप उनकी एटलीस्ट अटेंशन आपकी तरफ हो जाए कि हाँ हम लोग अब ये करने वाले हैं। आप जो जो आपका टॉपिक है आपने उसको इंट्रोड्यूस कुछ इस तरीके से करवाना है। जैसे आप देखें, हमारी परसों फर्स्ट हमारा सेशन हुआ स्पोकन के हवाले से, तो सर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, देन हमारा जो ये कोर्स है इसके हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है, फिर मेरा इंट्रोडक्शन दिया। तो कुछ ऐसा ये एक्साइटमेंट से भरा हुआ था कि आप लोगों की अटेंशन हमारी तरफ आई। ठीक है। और इंट्रोडक्शन हमेशा इस तरह से ही होना चाहिए। अब और इसमें क्या चीजें होती हैं, एक तो ऑडियंस की आपकी अटेंशन आपकी तरफ होनी चाहिए इंट्रोडक्शन की वजह से। सेकंड जो है, present your topic in a clear and compelling fashion। आपका जो टॉपिक है, जो आपने डिसाइड किया है, मैंने आपको कल भी बताया था, टॉपिक आपने सिर्फ इस तरह से डिसाइड नहीं करना कि सिर्फ एक थीम ले लिया आपने। लाइक मेंटल इलनेस का मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने मेंटल इलनेस का एक थीम लिया है तो आप कहें जी मेरा टॉपिक है मेंटल इलनेस, नहीं, आपने उसकी प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनानी है किस तरह से मेंटल इलनेस इन द केस ऑफ needy people, mental illness in the case of जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। इस हवाले से आपने जो है प्रॉपर एक बनानी है, अपनी आउटलाइन बनानी है, एक प्रॉपर आपने स्टेटमेंट बनानी है अपने टॉपिक की, जो डिफाइन करेगी आपके टॉपिक को एक कंपेरिंग फैशन के तौर पे, जो क्लियरली बताएगी कि आपने स्पेसिफिकली पर्टिकुलराइज होकर इस चीज के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है शो द टॉपिक्स इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस एंड इंटरेस्ट। कोर्स आपका जो इंट्रोडक्शन है आपने उसमें ये भी चीज बताई, लाइक मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव्स में, अपने प्रेजेंटेशन जब आप लिख रहे होते हैं तो आपने उसमें क्या बताना होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये है कि मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इस चीज के बारे में हमने बात करनी है। अब यहाँ पर जो आपका इंट्रोडक्शन होता है उसमें भी आपने यही करना है, इंट्रोडक्शन जो आपका ओरली बताना होता है उसमें आपने कुछ इसी तरह से लाइक उसकी कुछ बेसिक्स बतानी है आपके टॉपिक के रिलेटेड, कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप चिल्ड्रन के हवाले से आप उनके अंदर मेंटल इलनेस के लिए आप अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, या आप कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं,
तो उसमें आपने अपना कंटेंट सारा प्रिपेयर कर लिया। अब आप जब उसका ऑरली उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताना है, उनका एज ग्रुप, ठीक है, चिल्ड्रन का एज ग्रुप उसमें जॉनरा में आ जाता है ये, ठीक है। एज ग्रुप होगा, प्लस कौन से कॉन्टिनेंट के वो लोग होंगे, कौन सी नेशन है वो, क्योंकि हर नेशन हर कॉन्टिनेंट में अलग उनके मेंटल इलनेस पाई जाती है, ठीक है। इस हवाले से आपने इस चीज को बहुत ज्यादा खुद को क्लियर रखना है, डिफाइन रखना है। प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है फोरकास्ट द मेन पॉइंट्स और मेजर आइडियाज ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपने ओवरऑल एक ओवरव्यू देना है, वही जो पहले बताया था, लाइक रेलेवेंस की शो होनी चाहिए, इंटरेस्ट शो होना चाहिए और इम्पोर्टेंस आपने बतानी है। प्लस एक आपने ऐसा एक ओवरव्यू देना है, मेजर पॉइंट्स बताने हैं कि अपनी इंट्रोडक्शन में कि हम लोग किस चीज को आगे इस तरह से पढ़ने वाले हैं या मैं आपको आगे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपने अपनी प्रेजेंटेशन सारी डिलीवर कर दी है, देन आपके पास एक कंक्लूजन आता है। अब आपकी कंक्लूजन किस चीज पर बेस करनी चाहिए, आपने एंड पर जो अपना आपने कंटेंट प्रेजेंट किया है उसके बाद एंड पर आपको उसको कंक्लूड भी करना पड़ता है। किस तरह से, इन्फॉर्म द ऑडियंस दैट यू आर अबाउट टू क्लोज, कि मतलब आपने तो लिखा हुआ सारा कंटेंट उनको बता दिया है, ठीक है। आपने उनको इन्फॉर्म करना है, लाइक सेशन कंप्लीट होने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपको इन्फॉर्म करती हूँ कि अब जो है आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था, तो आप लोग रेडी रहें। तो आपने जो है अब हम लोग इसको क्लोज करने लगे, ठीक है। समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, लाइक रिवाइज करवाना कि हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल जो है प्रेजेंटेशन का बताया और प्रेजेंटेशन स्किल्स का बताया, मेथड्स का बताया, तो मैंने आपको जब हम लोग क्लोज करने लगे थे तब भी मैंने आपको उसका एक ओवरव्यू दिया कि हम लोगों ने आज ये पढ़ा। अगर आप में से किसी को भी कोई समझ नहीं है तो आप पूछें। और वो क्वेश्चन का भी एक होता है, आप जब अपनी प्रेजेंटेशन पूरी तरह से डिलीवर कर लेते हैं तो लास्ट आप क्वेश्चन भी उनको पूछने के लिए बोलते हैं। अब उसका भी मैं आपको तरीका आके बताऊंगी। ये है लीव द ऑडियंस विद एन आइडिया और कंसेप्ट टू रिमेम्बर, कि आपको अगर आ, अगर मैं आपको सिर्फ बताती रहूंगी आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरी प्रेजेंट करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। मुझे इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो चीज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आया कि वो आपको समझ आ भी या रही है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा फर्ज बनता है कि जितनी दफा भी आप पूछे मैं आपको समझाऊं, आपको बताऊं, क्योंकि मैं हूँ ही यहाँ इसलिए। तो नेक्स्ट अब जो है, अब ये अच्छा, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन। अब इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। अब ये आपको मैं बताती हूँ किस किस्म के आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ड्रेस कंफर्टेबली बट अप्रोप्रिएटली, किस तरह से कि मतलब आप एक कंफर्टेबल ड्रेस है जिसमें आप इजी हो, ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं तो आप कुछ प्रेजेंट करने के लिए जा रही हैं अगर, तो आप लहंगा पहन लें, आप इतनी ज्वेलरी ओवर ज्वेलरी मतलब कर लें अपने ऊपर, ऑर्नामेंट्स बहुत सारे चढ़ा लें, तो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैम और वो ड्रेस जो है, जी जी सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। जी जी मैम अरीबा का एक क्वेश्चन है, वो पूछनी कि जी जी, अगर हम प्रोजेक्टर पर या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो बोर्ड मार्कर अगर यूज करें तो ये अच्छा इंप्रेशन होगा या नहीं, अगर हम कोई प्रोजेक्टर मसला पर नहीं है, प्रेजेंट। कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं।
देखिए ना, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स को रन करवा रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा अगर आप उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर कुछ मार्क करना चाहते हैं या कुछ लिखना चाहते हैं, तो ये कोई बुरा इंप्रेशन नहीं है। इनफैक्ट इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आप पहले से बताई हुई चीजों को मजीद उसको आप जो है डिटेल में बताना चाह रही हैं, उसको आप मजीद ब्रीफ कर रही हैं। ठीक हो गया? जी मैम। चलें, अच्छा यहाँ पे डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, तो इसके हवाले से मैंने आपको बताया कि ड्रेस कंफर्टेबली बट अप्रोप्रिएटली, मतलब आपने ऐसा ड्रेस चूज करना है जो कंफर्टेबल हो, अप्रोप्रिएट भी हो। अप्रोप्रिएट किस तरह से कि उस किस्म के माहौल में, अब एक प्रेजेंटेशन आप अगर देने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपका बेहतर है कि आपका जो नेशनल ड्रेस है, कि आपको ये नहीं कि आप लहंगा पहन कर चली जाएं, या अगर मेल्स अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो शेरवानी पहन कर चले जाएं, उसमें आप जरा भी कंफर्टेबल होकर ड्रेस एड्रेस नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा होता है, हमारी क्लास में भी इवन ऐसा होता है, अगर किसी की प्रेजेंटेशन होती है तो वो दुल्हा बनकर आया होता है, या किसी फीमेल की होती है तो पूरी दुल्हन बनकर आई होती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ये आपको एक डिसेंट वे में खुद को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों का इस किस्म से ख्याल रखना पड़ता है। ओवर ड्रेसिंग या ओवर लुक्स अपने प्रेजेंट करने से आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। बी योरसेल्फ, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है। आपका जैसा नेचुरल एक्सेंट है, आपने उसी तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है, उसी तरह से आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। आपको कोई प्रोफेशनली कुछ इस तरह से आर्टिफिशियली खुद के अंदर ऐसे एक्सेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है जो फेक लगे। ठीक है, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कि आपका अपना जो पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी उसमें कहीं पे गुम हो जाए या खत्म हो जाए या नजर ही ना आए। बी योरसेल्फ, जितना आप रियल रहेंगे उतनी इफेक्टिव आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी। यूज ह्यूमर, पर्सनैलिटी, anecdotes in the audience participation when appropriate। अच्छा, आपने अब क्या करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसे कि आप जब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो आपने हर चीज का ख्याल रखना है। आपने अपना ह्यूमर काफी ज्यादा स्ट्रांग रखना है। किस तरह से अगर कोई सडन क्वेश्चनिंग आ जाए या फिर किसी का उल्टा सीधा भी सवाल आ जाए, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। अब जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ऑन होल्ड आप होते हैं, आप अपनी ऑडियंस को लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने उनकी अटेंशन भी अपनी तरफ रखनी होती है, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और आपने उनको जो है लाइक फ्रेंड्स अगर सामने बैठे हैं आपके, तो आप मतलब देखकर हंस रहे होते हैं या इशारेबाजी चल रही होती है, तो ये चीजें आपने अवॉइड करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान में। वहां पे आपने सीरियस होकर प्रेजेंटेशन देनी है, और बिल्कुल इतना भी सीरियस नहीं होना कि आप एक हार्श सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें। नहीं, आपने खुद को स्टेबल रखना है, बैलेंस रखना है। प्लस उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, बी कॉन्शियस ऑफ योर पोस्चर, योर वॉइस, योर गेस्टर्स इन योर बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन ओरल जब आपकी स्पेशली होती है, तो उसमें आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। उसमें एक जो है आपकी ड्रेसिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया, प्लस आपकी वॉइस। आपको अपनी वॉइस क्लियर रखनी है, अपनी वॉइस पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपको एक बात बताऊं, 80 to 85% आपकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही क्लियर हो जाती है, ऐसे ही आपकी डिलीवर हो जाती है, लोगों को इम्प्रेस कर देती है, जब आपकी वॉइस क्लियर होती है। और आपकी अगर वॉइस जो है ना कहीं पे क्रैक हो जाती है, या आप भूल जाते हैं कुछ, ठीक है, तो उसको भी आपको इस किस्म से हैंडल करना होता है कि आपने शो नहीं होने देना। ये बात आती है आपके ह्यूमर में। आपका ह्यूमर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना आपका लेवल अप होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी आपकी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, आप अगर खुद को फेस करना सीख लेंगे तो आप किसी को भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ खुद आपका आपका खुद है, जो आपका वाहिद आप है, जिससे आप झूठ नहीं बोल सकते।
ठीक है, जब आप खुद को फेस करना सीख लेंगे ना, तो आप दुनिया में किसी के भी सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, वही बात, ठीक है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपके वर्ड्स हैं, आपके वर्ड एक्सप्रेशंस हैं, उनके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाथों की मूवमेंट, आपका चलना, आपके हर गेस्चर, आपका हर मोशन, इवन आपका ऑडियंस की तरफ देखना, इसको आप सॉफ्ट रखें, नेचुरल रखें। आपको कोई आर्टिफिशियल अपने एक्सप्रेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ भी है, आप उसको नेचुरली एक्सप्रेस करें। आपको कुछ भी अपना आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप रियल लाइफ में होते हैं वैसे रहें, बट थोड़ा सा सिंसियर और सेंसिबल खुद को शो करना है आपको। और डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन, इसमें और भी पॉइंट्स हैं। मूव अराउंड सम बट नॉट टू मच, अवॉइड मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड और रॉकिंग बैक एंड फोर्थ। ये आपकी कंफ्यूज होने की निशानी होती है कि अगर आप शेक करना शुरू कर देना, लाइक अगर आप बार बार मूवमेंट को रिपीट कर रहे हैं, स्टेपिंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग बैकवर्ड, स्टेपिंग राइट एंड लेफ्ट, एंड यू से कि आप मूव कर रहे हैं। अब मूव किस तरह से करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप वगैरह जो होता है वो डाइस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने वहां से एक दो कदम आगे जाना है, ठीक है। आप व्हाइट बोर्ड के आगे आके खड़े हो सकते हैं। क्लासरूम में आप स्टेज पे मिडिल में आके खड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वली सबको एड्रेस कर सकते हैं, सबके साथ इक्वली आप अपना आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिलीवर करने में भी आसानी होगी। आप दो कदम आगे जाकर वहां पर स्टे करके, दो कदम पीछे आकर लेफ्ट पे जाकर वहां स्टे करके, आपने स्टे कर करके करना है। जिस तरह से नमाज में कहा गया ना कि नमाज ठहर ठहर के पढ़ो, आपके वक्फे आते हैं, पोजीशंस में आपको रुकना पड़ता है, पोजीशंस में स्टे करना होता है। उसी तरह से आप प्रेजेंटेशन में क्या करो, थोड़ा सा मूव करो, देन आप स्टे करो, और खुद को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट किस तरह से? अपनी बैक आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपने जो इसको बोलते हैं ना कुंभ निकाल के खड़े होना, आपने वैसे खड़े नहीं होना। जैसे फौजी खड़े होते हैं ना, फौजी सीना तान के, आपने वैसे खड़े होना है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि सामने वाला कहे कि आपने तो अपनी गर्दन के अंदर सरिया अड़ाया हुआ है, आपकी तो गर्दन भी मूव नहीं। आपने खुद को फ्लेक्सिबल भी रखना है, खुद को स्टिफ नहीं करना, बट आपने खुद को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉइंट वो है, फेस योर ऑडियंस एंड मेक आई कांटेक्ट विद एवरीवन इफ इट्स अ स्मॉल ग्रुप। अच्छा, आपने ऑडियंस को फेस करना है, ये नहीं कि आपने व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए मुंह अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ किया और आप व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह करके अपनी प्रेजेंटेशन साइड डिलीवर कर रहे हैं। या आपके अगर टीचर, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी टीचर अगर साइड पे खड़ी हुई हैं, तो आप उनकी तरफ देखकर बस बोलते जाएं, और आपकी आवाज जो है सिर्फ आप तक ही आ रही हो, या आपकी टीचर को भी बड़ी मुश्किल से आ रही हो, बाकी सारी क्लास मुंह देख रही है, तो ऐसे नहीं करना आपको। Pause or take a drink of water if you need to compose yourself. वही बात, अगर आप बोलकर थक गए हैं या आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो आप बीच में वक्फा ले सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। आपने ये नहीं कहना कि आपने खुद को प्रेशराइज नहीं करना, इजी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे कहेंगे कि मैंने डिलीवर करना था, मैंने बीच में रुकना नहीं था, तो स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, ये वो, तो आपने ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। आपने खुद को रिलैक्स रखना है। खुद को पॉज करने के लिए आप पानी पुनी पी सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं, ठीक है। मैं भी ले लेती होती हूँ। Invite questions at the end, giving audience members sufficient time to formulate them. अच्छा, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपने कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर दी है, तो आप लोगों को अलाउ करें, उन ऑडियंस को आप अलाउ भी करें। जैसे आप देखें, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो पहले अपनी स्पीच वगैरह जो भी तकरीर उन्होंने लिखी होती है, वो डिलीवर करते हैं ऑडियंस को। मीडिया से अगर वो कोई बात कर रहे हैं, तो वो डिलीवर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उनको अलाउ करते हैं कि अब आप कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं हमसे। तो वो अब उन पर डिपेंड करता है, वो कोई भी क्वेश्चनिंग करें आगे। अब आप ये देखें, अगर कोई ऐसा सवाल होता है जिनका जवाब उनके पास नहीं होता, या वो नहीं देना चाह रहे होते, वो उनको मना कर देते हैं, ठीक है। या अगर कोई सवाल ऐसा होता है उनका जिसका जवाब अगर डायरेक्टली दे तो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो सकती है, तो उसको मोल्ड करके भी वो आंसर करते होते हैं।
सही हो गया। तो इन चीजों को भी आपको खुद ही टैकल करना पड़ता है, आपके अंदर ये गट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपनी स्टडी इतनी स्ट्रांग रखें कि सामने वाला बंदा आपके टॉपिक के रिलेटेड या आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल करे तो आपको उसका जवाब पता हो। आपकी रिसर्च पे ये सारा डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग विजुअल एड। अच्छा, अब विजुअल एड्स किस किस किस्म के हो सकते हैं? टेक्स्ट में हो सकता है, ग्राफ्स हो सकते हैं, चार्ट्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, इलस्ट्रेशन हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा, टू क्लैरिफाई योर प्रेजेंटेशन नॉट एज अ बेसिस फॉर इट। अच्छा, आपने ये क्या करना है, अपने विजुअल एड्स लाइक अभी मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर की हुई है, मैं आपको शो करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे विजुअल एड्स हैं, ये टेक्स्ट की फॉर्म में है, अंदर कुछ पिक्चर्स भी हैं, आप ग्राफ्स भी यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपने अपनी ऑरली को डिलीवर करनी है, लेकिन ये जो विजुअल एड्स होते हैं, एड का मतलब होता है मदद करने वाला, ठीक है ना। तो ये मदद करते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को क्लेरिफाई करने में, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने में, उसको मैनिपुलेट करने में इजीली। लेकिन आपने इसको बेसिस नहीं करनी, यानी कि आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ विजुअल एड्स शो करवाने और आप उनको ही एक्सप्लेन करें, नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, दरमियान में आप कुछ अपने विजुअल एड्स को भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँ ना, मैं आपको सारी अपनी प्रेजेंटेशन जो है डिलीवर कर रही हूँ और साथ में जो मैंने पिक्चर लगाई हुई है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स इन्होंने बताया है किस किस किस्म के हैं। यहाँ पे कुछ चार्ट्स पकड़े हुए हैं, उससे ग्राफ शो किया हुआ है, ठीक है ना। इस किस्म की चीजें जो हैं, या वो स्लाइड्स के ऊपर निशान है, तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। Keep visual aids uncluttered, use bulleted text, use simple layout design। अब इसमें क्या होता है कि आपने इसको बहुत ज्यादा लाइक फैंसी नहीं करना, ठीक है। फैंसी कर देंगे, ये कोई आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन नहीं हो रहा। आपने अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है, खुद को जितना भी आप डिसेंट रखेंगे उतना ही बेहतर होगा और बेहतरीन होगा इवन। और आपने अपनी विजुअल एड्स में सारा का सारा नहीं लिख देना, आपने कुछ की वर्ड्स लिखने हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन तो के बारे में आपको हेल्प आउट करें। और आपकी लाइक आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में उसको नहीं लिखना, आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप उसके कीवर्ड्स लिख सकते हैं। सही हो गया। अब नेक्स्ट जो ये लास्ट पे आता है वो आता है आंसरिंग क्वेश्चन। Anticipate questions the audience might pose and prepare brief responses। अच्छा, आप जो है ना, जब ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपने उनको एक तो अलाउ करना है कि वो आपसे क्वेश्चन राइट भी करें खुद, कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने जो प्रेजेंटेशन उनको डिलीवर की है आप उसके बारे में खुद भी क्लियर हैं और आप उनको मजीद क्लैरिटी देने के लिए भी राजी हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपने क्या करना होता है, अपनी ऑडियंस को और आप एक दफा रुक भी सकते हैं, ठीक है, आप एक दफा रुके और नेक्स्ट जो है आपने उनका जो क्वेश्चन है केयरफुली सुनना है कि आखिर ये बंदा आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जब आप उसका क्वेश्चन केयरफुली सुने देन आप लाउडली उस क्वेश्चन को रिपीट भी करें, कि ये देखने के लिए कि एटलीस्ट हर बंदे ने उसका सवाल वो सुना है। क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि एक बंदे ने कोई क्वेश्चन किया होता है तो दूसरों का भी वही क्वेश्चन माइंड में होता है, या वो सुन नहीं पा या वो बोल नहीं पा रहे होते, या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं, या वो सोच रहे होते हैं कि इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा या करूंगी। तो आप कोई एक क्वेश्चन करे, आप सबको वो उसका क्वेश्चन रिपीट करवाएं और आप सबको उसका आंसर दें, ब्रीफ आंसर। Repeat questions before responding to them to ensure that the entire audience has heard them। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने सबको उनका क्वेश्चन सुनाना है कि इन्होंने ये सवाल किया है और मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ। आगे हम लोग लास्ट अपनी स्लाइड जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। Keep your responses brief, don't deviate। आपने अपने जो रिस्पॉन्सेज है लाइक आपका जो क्वेश्चन आपसे किया गया है ना, आपने बस उसका उतना ही जवाब देना है।
ये नहीं कि आपसे अगर कोई सवाल जरा से रेलेवेंट किया गया, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि ये इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक से इररेलेवेंट है, तो आप इसका आंसर मुझसे बाद में भी ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को दौरान में आप इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चनिंग करें, आप उनसे ये भी कह सकते हैं। और अगर जो है टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप उनको थोड़ा सा करके बता दें, ठीक है। एंड देन आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि ये डिटेल टॉपिक हो जाएगा, आप इसको यूँ रहने दें, या बाद में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं एक्सेट्रा, आप कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना जो टाइम है उसको भी कंप्लीट करना होता है, आपके पास सारा दिन नहीं होता, आपने अपनी ऑडियंस को भी ये बात याद करवानी होती है। बी ऑनेस्ट, इफ यू डोंट नो द आंसर से नो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके लिए बहुत जरूरी भी होता है कि और क्योंकि जितना आप सच बोलेंगे अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान में, अपने इंटरव्यूज के दौरान में, उतना ही बेहतरीन होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है आपके पास ऑडियंस की तरफ से, आप उसके बारे में अगर श्योर नहीं है, आप ऑडियंस से सिंपली कह दें कि मुझे इसका श्योर नहीं है, बट मेरे आइडिया के मुताबिक या मेरी थिंकिंग के मुताबिक इसका मतलब ये है, ठीक है। और अगर आपको जवाब का बिल्कुल ही नहीं पता, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे रिसर्च में अभी तक ये बात नहीं आई, तो मैं नहीं जानता, ये नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है। बाकी मैं, आप उनसे टाइम भी ले सकते हैं कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इसको सर्च करके बता दूंगा या बता दूंगी। अगर आपको मुझसे आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। आप उनसे ये भी कह सकते हैं। Control the in charge. For example, don't let one person dominate the question in answer period or give a mini speech. Exactly, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपना कुछ टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑन होल्ड इंचार्ज आप हैं, ठीक है। अगर कोई सामने वाला बंदा आपसे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन आंसर के दौरान में बात ऐसा होता है कि प्रेजेंटर और व्यूअर के दरमियान में थोड़ा सा इख्तलाफ भी आ जाता है, तो एक डिस्कशन में चले जाती है बात। तो अगर आपका आंसर करने वाला बंदा जो है आपको स्पीच देना शुरू कर दे, तो आप उनको वहीं पर बिठा दें, क्योंकि वो इस चीज के अहल नहीं है। यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने टॉपिक को, उनका नॉलेज होगा तो वो उसको एक्सप्लेन करने के अहल नहीं होते। आप उनसे आराम से, प्यार से, डिस्टेंस पे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा टॉपिक ये था, मैंने इसके हवाले से जो भी सर्च किया मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आपका इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर आपका नॉलेज है तो आप बाद में अपने फाइल्स को डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। आप उनसे इस हवाले से बात कर सकते हैं, लेकिन इंचार्ज, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास होना चाहिए। और ये हमारे प्रेजेंटेशन के हवाले से डिटेल एक मैंने आपको सेशन डिलीवर किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छे तरीके से मैंने कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को समझ आए। और बाकी बच्चों आप लोग अब एक काम करें, आप लोग अपने माइक्स जो हैं अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, आपकी क्यूरीज हैं अगर आज के लेक्चर के हवाले से या कल के लेक्चर के हवाले से, आप वो भी बता सकते हैं। प्लस एक और चीज जो है, कल बच्चे बहुत ज्यादा कम थे यहाँ पर, खैर इतने ही थे खैर से, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने ग्रुप में 2 लिंक्स भिजवाए हैं। एक बच्चे ने किया था कि वो अपना ब्रिटिश एक्सेंट करना चाहते हैं बिल्ड, उसके हवाले से मेरे एक यूट्यूबर हैं, वो बहुत ही अच्छा, उनकी ये वीडियो थी, तो मैंने उनको वो लिंक एक शेयर किया था। और एक मरीना लिंगवा है, वो अमेरिकन, एक्चुअली वो अमेरिकन नहीं है, बट उनका जो अमेरिकन एक्सेंट है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, बताती हैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करके, जो जो उन्होंने अपनी सीखा अमेरिका जाकर एक्सेट्रा। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस लिंग्विस्टिक्स के हवाले से हैं, स्पोकन के हवाले से हैं, तो वो बहुत ही अच्छा करवाती हैं और मेरी फेवरेट भी हैं। खैर, अब आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं माइक अनम्यूट करके। थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे जब सर आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड,
रिकॉर्डेड लेक्चर का, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज भी रख सकते हैं। वहाँ पे फिर जो भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी, ये क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट जो सेशन होगा उस दिन या नेक्स्ट डे हम उनको उसमें उन सब चीज़ों को, क्वेश्चंस को आपके डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे, टैकल कर लेंगे चीज़ों को, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, आप इजी रहें। मैम मैम सबा का एक क्वेश्चन है। मैम सबा, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके खुद करें तो क्वेश्चन तो बेटर है। चैट बॉक्स में मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि समटाइम प्रेजेंटेशन करते हुए जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और ना इरिटेटिंग क्वेश्चंस करते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि उनको हैंडल कैसे किया जाए? अच्छा, जो एक्स्ट्रा और इरिटेटिंग क्वेश्चंस, आप उनको ये डिफाइन कर दें कि जब आप पहले अपनी प्रेजेंटेशन पूरी डिलीवर करेंगे और दरमियान में इंटरप्शन कोई ना करे, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हो तो सबसे पहले आप इस चीज को जो है डिफाइन करें कि जब आप प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होंगे दरमियान में कोई इंटरप्ट ना करे आपको, और लास्ट पे आप उनको टाइम देंगे, आप उनको इस चीज की इंश्योरिटी करवाएं। तो जो कम्पिटिटर्स होते हैं अगर वो ज्यादा ट्रबल करें तो क्लास में, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना अपनी, तो आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप उनको क्लास से बाहर निकाल दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपको लगता है कि ज्यादा हार्श हो जाएगा तो अगर कोई क्वेश्चनिंग करे, आप उनसे कहें कि आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, आप लोग लेक्चर ये प्रेजेंटेशन के लास्ट पर मैं आपको टाइम दूंगी, आप उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन करे तो आप उनको आंसर दे दें। अगर वो आपके टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है वो, आपको अगर ऐसा लगे तो आप उनसे ये भी कह सकती हैं कि ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, आप प्रेजेंटेशन में से क्वेश्चनिंग करें काइंडली। आप काइंडली का वर्ड यूज कर सकती हैं ताकि उनको जो है ज्यादा हार्श ना लगे। और अगर वो फिर भी नहीं समझे तो जो आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं या जो आपके इन्विजिलेटर ऊपर हैं प्रेजेंटेशन लेने के दौरान, आप उनसे भी कंप्लेन कर सकती हैं। क्लास प्रेजेंटेशन में आप इस तरह से कर सकती हैं। और अगर वो प्रेजेंटेशन जो है वो क्लास की ना हो, लाइक कोई इंटरव्यू या ऑफिस वर्क में हो तो? इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन नहीं होती, इंटरव्यू का एक अलग सिनेरियो होता है। और ऑफिस वर्क में क्या होता है, ऑफिस वर्क में भी यही आप तरीका इख्तियार करते हैं कि आप उनको कह दें कि मैं आपको, क्योंकि ऑफिस वर्क में क्या होता है कि मेच्योर्ड होते हैं अवाम, ठीक है, अवाम मेच्योर होती है। उसमें क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं, उनको भी पता होता है कि अगली बारी उनकी भी आनी है, तो हमारे हमारे भी सर पे मुसीबत पड़ सकती है कि अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ऑफिस वर्क में जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो ये लेवल नहीं होता। जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उसमें आपके अपना भी नॉलेज अभी इतना नहीं होता। वहां पे क्या होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट लिया जाता है, उसको फिर आपने आपको आपको ही दिया जाता है वो प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो उसके हवाले से प्रेजेंटेशन भी आपने ही प्रिपेयर करनी होती है। रिसर्च सारी वो आपकी होती है, मेहनत सारी आपकी होती है, तो उसमें आपने कभी भी अपनी मेहनत में किसी और को इंटरप्ट करने नहीं देना। किस तरह से, अगर वो आपको ज्यादा इंटरप्ट करें या ज्यादा आपको इरिटेट कर रहे हो, वैसे अमूमन इस तरह ऑफिस के हवाले से नहीं होता, बहुत कम होता है। अगर फिर भी आपको इस तरह से कुछ फेस करना पड़ रहा होगा तो आप क्या करें, आप सिंपली उनसे कह दें कि आपको मैं लास्ट पे सबके सामने बेशक आप बोल दें, एक फॉर्म वॉइस के अंदर एक मजबूत सा लहजा अपनाकर कि आपको मैं, आप लोगों को, आप उनसे जनरल बात करें कि आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई आपको चीज समझ नहीं आ रही, कि आपको अगर कोई इसमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपके सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट करने के बाद दे सकते हैं। आप उनसे ये साफ साफ बात कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी शुक्रिया। और कोई बच्चा अगर कोई क्वेश्चन है इस हवाले से? जी सर। काइंडली जिनके भी क्वेश्चंस है ना वो चैट बॉक्स में ना करें। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस डायरेक्टली मैम से कर सकते हैं।
मैम अरीबा का क्वेश्चन था, काइंडली आप अनम्यूट कर लें मैम और क्वेश्चन अपना कर लें काइंडली। जी जी मिस अरीबा, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। मैम मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं कुछ एडिशन करना चाह रही थी कि जिस टॉपिक पे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, मोस्टली जो हमारे सामने बैठे होते हैं जिनको हमने ऑडियंस को फेस करना होता है, उनको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता। जी जी हाँ जी, उनको पता नहीं होता। तो आपका प्रेजेंट करने का मैं बताऊं, आपने जब एक चीज को प्रेजेंट करना होता है ना, इसका मतलब होता है आपने अपने आप को क्लियरली बताना होता है, डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने का मतलब यही होता है कि अपना मतलब दूसरे को समझाना। आपने उस टाइम पर यही समझना होता है कि टीचर आप हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में अगर आप हैं, या अगर कोई ऑफिस वर्क के हवाले से आपकी प्रेजेंटेशन है, उसमें भी आप यही समझें कि यू आर द बॉस प्रेजेंटेशन के टाइम पर, ठीक है। आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि निकल जाओ यहाँ से, ये वो, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन आपने यूं समझना है दैट यू आर द बॉस या यू आर द टीचर, और आपके सामने स्टूडेंट्स हैं और आपने इनको समझाना है, ठीक है। क्योंकि जी उनका मैम। नॉलेज अभी इतना नहीं होता, रिसर्च आपकी होती है उस टॉपिक पर। तो आपने उनको एक तरह से समझाना ही होता है। आपके जो स्लाइड्स होती हैं वो उनको समझाने के लिए होती हैं, आपके वर्ड्स उनको समझाने के लिए होते हैं, आपका इंट्रोडक्शन, आपका सारा कंटेंट, आपके रिसर्च का बस टॉपिक आपको मिलता है, बाकी आपने उनको समझाना ही होता है। आपकी एक्सप्लेनेशन उनको समझाने के लिए होती है। अगर आप वहां पर जाकर सिर्फ जो अपना लिखा हुआ पढ़ना शुरू कर देंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगी और उनकी क्यूरीज क्लियर नहीं होंगी, और आपकी वो प्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगी। वो सिर्फ एक कह लें कि देखकर पढ़ी जाने वाली तकरीर होगी आपकी, ठीक है। वो इफेक्टिव नहीं होगी। इफेक्टिव का मतलब यही है कि सामने वाले पे उसका कोई असर पड़े, उसको कोई फायदा पहुंचे। तो उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सबक की तरह जाकर सुनाएंगे, तो आपका जो मेजर वहां पे मकसद होता है, सामने वाले जितनी भी आपकी ऑडियंस है उनको क्लियर करना। और क्वेश्चंस पूछने के हवाले से भी यही होता है कि आप क्योंकि उनको समझा रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चनिंग के लिए उनको इसलिए अलाउ करते हैं, ये इनवाइट करते हैं, ताकि उनको जो समझ आया है, जितना समझ आया, आपको ये श्योरिटी हो जाए कि उनको जो समझ आया है, आपने जो समझाना चाहा तो उनको समझ आ गया है, या उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ चीजें समझने में, तो वो भी वो क्लियर कर लें आपसे, क्योंकि रिसर्च आपकी है उस टॉपिक पर, उनकी नहीं है। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसके बारे में गाइड कीजिएगा कि हमने क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है और मैम की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने 10 से 12 स्लाइड्स में कवर करना है, और जो टॉपिक है वो काफ़ी डिटेल में है और इसकी स्लाइड्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए कि कोई पॉइंट स्किप भी ना हो जी और जी उसको बिल्कुल, एक्सप्लेन भी मैं किया आपको जा सके, बताती प्लीज़ हूँ। इसके बारे आपने में। स्लाइड्स में आपने क्या लिखना होता है, आपने सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना होता है फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना। वो आपकी काउंट नहीं होती, ठीक हो गया। देन जो आपकी सेकंड स्लाइड आती है, उसमें आपने अपने टॉपिक के हवाले से अपना टॉपिक ऊपर लिखना है, और आपने उसके हवाले से जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से देने हैं कि आपने इस टॉपिक के हवाले से जो जो आपने कंटेंट के हवाले से जो पॉइंट्स होंगे ना आपके, कि आपने इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें आपने बतानी है, उससे आपने कुछ पॉइंट्स बना लेने। मेजर पॉइंट्स होते हैं ना, कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं। जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, जो आपने उस टॉपिक के हवाले से एक्सप्लेन करने होते हैं। आप वो सब्जेक्टिव्स में लिखेंगे। देन आप जो है एक एक करके उस एक एक पॉइंट को, लाइक अगर आपका फॉर एग्जांपल टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं मास्टर चाहती हूँ कि मैं वही टॉपिक्स उठाऊंगी मोस्टली, मेरे माइंड में इंस्टेंटली वही आते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल ही दे रही हूँ, आपने बस एग्जांपल को फोकस करना है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एजुकेशन साइकोलॉजी के रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, आपने क्या करना है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है इंट्रोडक्शन, we will talk about its introduction। पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, देन इसके हिस्ट्री आएगी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। देन इसके स्कोप्स एंड एम्स आ जाएंगे, सही हो गया।
उसके बाद जो है इसकी रिसर्च वर्क आ जाएगा, प्लस इसके रेट्स आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड वाइड कितने % ये यूज हो रही है, ये जैसे जैसे, ठीक है ना। आपने इस तरह से लिखना है। और जो आपके फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये लिखना है, अपने मेजर पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद जब आप अपने मेजर पॉइंट्स को एक एक करके रिप्रेजेंट कर रही होंगी, उसमें आपने ज्यादा नहीं लिखना, आपने सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। जिस तरह से आप मेरी ये स्लाइड देख लें, इन स्लाइड्स में भी सिर्फ कुछ कीवर्ड्स जो है वही लिखे हैं, मैंने पैराग्राफ की सूरत में कुछ भी नहीं देखा। आप एक और काम कर सकती हैं, आप अपना जो है साइज, अपना फॉन्ट साइज बिल्कुल छोटा रख सकती हैं, 11 पे रख सकती हैं। और ये ज्यादा डिफरेंट भी लगता है, जितना छोटा फॉन्ट साइज होगा आपकी प्रेजेंटेशन उतनी प्यारी लगेगी। तो और आप उसमें ज्यादा कंटेंट भी अपना पुट कर सकती हैं, लेकिन पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं, आप उसमें बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो है वो उस पर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है, बाकी अगर आप कह रही हैं कि आपका टॉपिक लेंथी है, आप वो बाकी का टॉपिक अपना प्रेजेंट करने के लिए तैयार करें, प्रेजेंट करने के लिए सर्च करें। लेकिन प्रेजेंटेशन में ये होता है, आपने सारा लिखना नहीं होता, आपने सारा बोलना होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने वो बोल कर बताई है। तो प्रेजेंटेशन का यही मकसद होता है कि आपने सारा नहीं लिखना, आप स्लाइड्स का मकसद यही होता है, आपने कुछ की पॉइंट्स लिखने होते हैं, बाकी आपने खुद से करना होता है। ठीक हो गया, समझ आ गई? यस मैम, थैंक यू सो मच। यस मैम। कोई बात नहीं। और बताएं। काइंडली कल और आज वाली स्लाइड्स शेयर कर दीजिएगा। आज वाली स्लाइड्स भी शेयर करनी है? जी, चलिए, कल वाली कर- भी नहीं की थी ना, तो वो भी कर दीजिए। वो कल और आज वाली एक ही डॉक्यूमेंट है बच्चों। वो कल मैंने हाफ करवाया था आपको और बाकी हाफ आज करवाया। कल आई थी ठहरो। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये हाँ, ये वाला? हाँ